मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी फैमिली में सब लोगों का काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस टाइम पे कोरोना कुछ ज़्यादा ही भयंकर रूप ले चुका है, तो हम लोगों को बचना चाहिए उससे। आप काम से ही घर से बाहर जाएं, अदरवाइज़ आप घर से बाहर नहीं जाएं। और आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए, घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि तब हम सभी लोग एक साथ होके कोरोना को बहुत जल्दी हम लोग इसको हरा सकते हैं। ठीक है, अगर सब लोग घर से बाहर जाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपको फीवर वगैरह होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इसीलिए आप लोगों को घर से बाहर नहीं जाना है बिना इम्पोर्टेंट काम के। ओके। एंड आपको पता है कि मेरी क्लास इतने दिन से नहीं आ रही थी, उसके पीछे का एक रीज़न था। मैं आप लोगों के लिए कुछ पीडीएफ तैयार कर रही हूँ जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। लाइक ऐसा कि आपका कोई भी क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड ही पीडीएफ मैं आपके लिए फॉरवर्ड करवा दूंगी सर से बोल के। बस उसके लिए 2 दिन का टाइम लगेगा, 2 दिन में आपकी पीडीएफ रेडी हो जाएंगी और उसके बाद से हम आपको फॉरवर्ड करवा देंगे। ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे बात कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे और आज हम लोग यहाँ पे 4 पार्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो आप लोगों को वीडियो एंड तक देखना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे बात करेंगे। आप सभी लोग देख पा रहे हैं, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बुआई के बारे में। आखिर बुआई क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो गाइस होता क्या है, बुआई एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फसल का। ठीक है, सभी लोग फसल बोते हैं। अब बीजों का इसमें चयन करना पड़ता है। बुआई करना मतलब बीजों का चयन करना। बीजों का चयन करना इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि तब बीज ही अच्छे नहीं होंगे तो हमारी फसल भी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाएगी। इसीलिए बीजों का चयन करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है कि बीज जो होने चाहिए आपके, वो बहुत अच्छी किस्म के बीज होने चाहिए। बीज एकदम स्वस्थ होने चाहिए, जिससे क्या होगा, फसल की जो पैदावार है ना वो काफ़ी अच्छे से और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो पाएगी। तो ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखनी है। ये बोलने में बहुत छोटे छोटे वर्ड हैं कि बुआई क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ना है कि बीजों का चयन करना और बीजों को काफ़ी अच्छे से। अब आता है यहाँ पे कि बीजों का, मैंने आपको बताया कि बीजों का चयन अच्छे से करें, लेकिन बीजों का चयन अच्छे से कैसे करेंगे, आइए इसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हम बीजों को लेंगे और बीजों को लेने के बाद में एक बाउल होगी, बाउल में पानी डालेंगे, उसमें बीजों को डाल देंगे। जो भी ख़राब बीजे होते हैं, जो भी ख़राब खोखले जो भी बीज होते हैं बेकार, वो बीज ऊपर आपके तैरने लगते हैं, और जो आपके अच्छे बीज होते हैं, अच्छी क्वालिटी के बीज होते हैं, वो आपके नीचे ही पानी में बैठ जाते हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि कौन सा आपके अच्छे बीज हैं। तो आप क्या करेंगे, जो बीज ऊपर तैर रहे हैं, जो बीज बेकार हैं, खोखले हैं, काम में नहीं आने वाले, अगर काम में आए भी तो फसल अच्छी नहीं होने वाली है, आप उन बीजों को निकाल के रख देंगे, मतलब फेंक देंगे। और जो अच्छे बीज हैं और जो अच्छे बीज हैं उसको आप अपनी फसल में यूज़ करेंगे और इसको आप काफ़ी अच्छे से बो देंगे, जिससे आपका क्या होगा, फसल काफ़ी अच्छी हो पाएगी। एक बात यहाँ पे आपको नोट कर लेनी है, बुआई के लिए एक बंदा काफ़ी नहीं होता है, इसके लिए हमें काफ़ी सारे बंदों की नीड होती है। ठीक है, ये बात भी यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी आपका डाउट रह गया हो बुआई से रिलेटेड तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर लेना। अब आपका आता है कि परंपरागत औजार। आखिर परंपरागत औजार होता क्या है, इसके बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। परंपरागत रूप से जो बीजों के लिए यूज़ किए जाने वाला जो औजार होता है उसे हम परंपरागत औजार बोलते हैं। और ये जो आपका औजार होता है ना, एकदम कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर क्या करते हैं, डाल देते हैं, या फिर 2 या 2 से आपका 3 बार देखेंगे इसमें जो नुकीली चीज़ आएंगी, नुकीले जो सिर वाले पाइप होता है ना, पाइपों से होकर ये गुजरने लगता है। ये सिर और आपका जो मिट्टी होती है ना, उसको वेद कर बीजों को स्थापित कर देता है। दैट्स मीन कि आपका क्या होगा, इसमें बीज होगा, कोई भी मिट्टी हुई, लाइक ऐसा आपका ये मिट्टी है और कोई भी कीप वाली चीज़ होगी, तो मिट्टी को ऐसे खोद देगी अंदर से बिल्कुल, और उसके बाद में बीजों को काफ़ी अंदर तक वो डीपली पहुंचा देती है, जिससे हमारी फसल बहुत ही अच्छी हो पाती है। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। अगर कोई भी डाउट हो इस टॉपिक को लेके तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। और आप सभी लोग यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हैं, परंपरागत औजार का ही ये पिक्चर है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कीप नुमा है और इसमें से बीज ऐसे जा रहा है
और इस तरीके से बीज काफ़ी अंदर तक जा रहा है, जिससे हमारी फसल काफ़ी अच्छे से हो सकती है। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। अब आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, सीड ड्रिल। आखिर ये क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो ये होता क्या है, आप सभी लोग जानते हैं बुआई के लिए ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसे हम सीड ड्रिल बोलते हैं। इससे क्या होता है कि इससे बीज नीचे तक काफ़ी इजीली चले जाते हैं, इसीलिए हम इसको कल्टीवेटर का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। कल्टीवेटर क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इसके बारे में। जिसने मेरी लास्ट वीडियो को नहीं देखा है वो पहले जाके लास्ट वीडियो को देखें, और उसके बाद से आप लोग 4 पार्ट को देखें, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ पाएगा सारा टॉपिक, ओके। इसको आप देखेंगे कि इससे समय समय पर आपका पैसे की भी बचत होती है और आपका समय की भी बचत होती है, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है ट्रैक्टर से, क्योंकि अगर आप करेंगे, मैंने आपको बताया था, अगर आप अकेले ही करते हैं या फिर आप कुछ लोगों के साथ मिलके काम करते हैं तो आपका टाइम बहुत जाएगा। अकेले करते हैं तो बहुत सारा टाइम जाएगा, लेकिन आप अगर इसका ट्रैक्टर का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपका बजट होती है, पैसों की भी टाइम की भी। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। इसके द्वारा बीजों को समान दूरी एवं समान गहराई में इसको करा जा सकता है काफ़ी इजीली। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इसको काफ़ी डीपली तो हम बीजों को गेर देंगे तो फसल काफ़ी अच्छी हो पाएगी। अब आपको यहाँ पे जान लेना है खाद एवं उर्वरक मिलाना। आखिर ये क्या होता है, इसे भी हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले हम ये जान लेते हैं कि इसे मिलाना आखिर आवश्यक क्यों है, हमें इसकी नीड क्यों होती है। पहले इसे जान लेते हैं, देन हम उसके बाद में खाद और उर्वरक के बारे में जानेंगे। आपने देखा होगा कि किसी भी आपका अनाज है, कोई भी फसल है, उसकी पैदावार की जाती है। अब पैदावार करने के लिए मिट्टी में क्या होता है, मैंने आपको बताया था और आपने लास्ट क्लासेस में भी जाना था कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, और उस पोषक तत्व को पेड़ पौधों क्या करते हैं, उसको गेन कर लेते हैं। अब होता क्या है कि इससे आप देखेंगे कि जो मिट्टी है, मिट्टी की जो उर्वरक जो क्षमता होती है, ठीक है, जो भी उसकी एनर्जी होती है वो ह्रास होने लगती है। इसीलिए उसमें खाद और उर्वरक हम उसका यूज़ करते हैं, खाद और उर्वरक का, और वो मिलाना इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। कुछ वो पदार्थ होते हैं कि जिन्हें आप देखेंगे मिट्टी में पोषक तत्व का स्तर वो बनाए तो रखते हैं। अब जो खाद है, उर्वरक है, तो वो पोषक तत्व का जो स्तर होता है ना, उसको बनाए रखने के लिए इसमें मिलाया जाता है। उन्हें खाद एवं उर्वरक बोलते हैं हम लोग, ठीक है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी के पोषक तत्व और स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, खाद एवं उर्वरक बोलते हैं। और आप सभी लोग यहाँ पे देख भी पा रहे हैं और पढ़ भी पा रहे हैं। एक बार आप इसे रीड कर लेना काफ़ी अच्छे से, और हो सके तो आप इसका कुछ शॉर्ट नोट्स बना लें, तो आपको काफ़ी इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप हुआ कि हम ये मिलाते क्यों हैं फसल में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगातार हम फसलों को बोते हैं, ये नहीं है कि हम फसलों को एक साल बो रहे हैं, एक साल नहीं बो रहे हैं। हम अनाज हैं, फसलें, बहुत सारी फसलें होती हैं, तो हम उसे बोते हैं, हर बार बोते हैं, हर महीने, हर 6 महीने में, वो मंथली के अकॉर्डिंग होता है। तो हम क्या करते हैं, उस फसल को बो देते हैं। इससे क्या होता है कि मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, और इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान जो होते हैं वो अपने खेतों में खाद को देते हैं। इससे बहुत ही अच्छी फसल होती है। अब जो खाद होती है आपकी, वो भी 2 प्रकार की होती है, एक आपका रासायनिक होती है, एक आपका कार्बनिक होती है, जिसे हम जैविक भी बोलते हैं, ठीक है। इसे आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहे तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर लेना, ओके। अब ये रासायनिक और जैविक क्या होता है, आइए से भी जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। आपका जो जैविक होता है, जो कार्बनिक होता है, वो क्या होता है, आइए पहले इसे जान लेते हैं, देन हम लोग कार्बनिक के बारे में जानेंगे। सॉरी, तो क्या होता है जैविक, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये वो होते हैं जो आपका जो पौधे होते हैं ना, जैसे कि आपका पौधे जंतु के सड़ जाने से जो भी मर जाते हैं, पौधे बेकार हो जाते हैं, तो वो सड़ जाते हैं वहीं पे पड़े पड़े। और जो भी जानवर होते हैं, हम लोग वो तो घरों में ही रहते हैं, और मोस्टली जंगलों की तरफ बहुत ही कम लोग जाते हैं। तो क्या होता है, वहाँ पे जो जानवर बेचारे मर जाते हैं तो वो वहीं पड़े रहते हैं, हम लोग उनको मिट्टी में नहीं दफना पाते हैं।
ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वहीं पे सड़ जाते हैं पड़े पड़े, और पेड़ पौधे जो बेकार हो जाते हैं वो भी वहीं पे सड़ जाते हैं। अब उनके गलने से, सड़ने गलने से जो बनता है और इसका जो प्रयोग किया जाता है, वो किसान क्या करते हैं, फसलों को उगाने वाली जगह पे करते हैं। ठीक है, और उन पोषक तत्व को एक तरीके से भरपूर मात्रा में होता है उसमें पोषक तत्व, और काफ़ी अच्छे भी होते हैं, और उनको पोषक तत्व को ग्रैंड करके अनाज की पैदावार को काफ़ी अच्छे से किया जा सकता है, और पैदावार बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे जो रसोई घर होता है, आप जैसे कि रासायनिक हो गया, तो रासायनिक में आपका आएगा कि जो भी रसोई घर होता है वहाँ पे बहुत सारा कूड़ा करकट, जैसे कि आप बनाना छील रहे हैं, कोई भी वेजिटेबल को छील रहे हैं, तो आपने कुछ भी चीज़ वहाँ पे कट किया, टमाटो है, ऑनियन है, तो वो भी सारा जो कूड़ा हुआ तो वो हम वहाँ पे किचन के डस्टबिन में डाल देते हैं, और उसका निपटान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस कूड़े को बाहर जाके कुछ दिन बाद उसको बाहर जाके हम लोग मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ लोग ही ऐसा करते हैं, मैंने सबको नहीं देखा है और सबके बारे में मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि कुछ ही लोग करते हैं, कुछ लोग उस कूड़े को बाहर जाके नाली में डाल देते हैं। अब उससे क्या होगा, कुछ दिन बाद उसका उर्वरक बन जाता है, जिसको हम लोग उर्वरक के रूप में वो चेंज हो जाता है, तो उसके बाद हम उसको फसल में उसको यूज़ कर लेते हैं काफ़ी अच्छे से। ये बात भी यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। और तब ये चेंज हो जाते हैं, तो इन उर्वरक को हम क्या बोलते हैं, ये आपके रासायनिक या फिर जैविक, ठीक है, हम इसे बोलते हैं। कौन से वाले उर्वरक बोलते हैं, रासायनिक या फिर जैविक। अब है आपका कि जो रासायनिक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सॉरी जो मैंने आपको फर्स्ट बताया था ना कि आपका उर्वरक कौन से होते हैं, वो जैविक या फिर कार्बनिक होते हैं। अब है आपका जो रासायनिक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। रासायनिक फॉर एग्जांपल यूरिया हो गया आपका, बहुत सारे सल्फेट है, सुपर फास्फेट है, पोटाश है, मतलब बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो इसे हम रासायनिक बोलते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यूरिया है, अमोनियम है, सल्फेट है, सुपर फास्फेट है, पोटाश है, नाइट्रोजन है और पोटेशियम है। तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, आपका रासायनिक उर्वरक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही प्रकार के पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं और इसका उपयोग काफ़ी हानिकारक माना जाता है मेरे अकॉर्डिंग, और अच्छा नहीं माना जाता है जहाँ तक है। अब इसका कारण क्या है, इसे विकास क्यों माना जाता है, इसे हानिकारक क्यों माना जाता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस मिट्टी में होता क्या है, ये प्रदूषित कर देते हैं, ये मिट्टी को काफ़ी इजीली प्रदूषित कर देंगे। इसको फैक्ट्री में तैयार किया जाता है और इसे मनुष्य द्वारा तैयार करते हैं, ठीक है, मशीनों द्वारा इसको तैयार नहीं किया जाता है। और जो जैविक होता है ना, जो भी आपका प्राकृतिक होते हैं, तो उनको प्राकृतिक रूप से बना हुआ होता है, तो उसमें कोई भी चीज़ हानिकारक नहीं होती है। तब मनुष्य उसमें इंटरफेयर करते हैं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हानिकारक बन जाती है, ठीक है, ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। अब ज़्यादा खाद उर्वरक का यूज़ खेतों में नहीं करना चाहिए, इससे बेकार भी हो सकता है। अगर फसल को अच्छा किया जा सकता है तो ये बेकार भी बहुत जल्दी हो जाती है ज़्यादा यूज़ करने से, ठीक है। लेकिन इसके कुछ बेनिफिट भी होते हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से पढ़े, लॉकडाउन चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन आप इस लॉकडाउन में सेफ रहिए और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करें घर पर बैठे हुए। डाटा का मिसयूज़ ना करके आप इसका यूज़ करें, और फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी तबीयत का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आपको लगता है कि आपको खांसी वगैरह होने लगी है, फीवर होने लगा है, तो आप गर्म पानी का यूज़ करें, और आप लोग छोटी मोटी मेडिसिन ले लें, आप लोग ठीक हो जाएंगे जल्दी। लेकिन अगर आप छोटी प्रॉब्लम पे मेडिसिन नहीं लेते हैं तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए काफ़ी अच्छे से, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छे से आप लोग पढ़िए। थैंक यू।